हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल सैनी और स्वागत है आप सभी का विद्यावर्ष पारुल में। पॉलिटी क्लास की सीरीज में कल हमने भाग 1 और भाग 2 को पढ़ा था। आज उसी क्रम में हम पढ़ेंगे भाग 3 को। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इसे इंग्लिश में बोलते हैं। देखो, मौलिक अधिकार क्या है? बेसिकली कोई भी व्यक्ति है, उसे जीने के लिए कुछ अधिकार चाहिए होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? मौलिक अधिकार कहेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार अगर किसी के छीन लिए जाए तो उसकी जिंदगी कैसी हो जाएगी? जैसे कि जेल में किसी कैदी की। जैसे कैदी को कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं होती, सिर्फ जीने के अलावा। यानी कि वो विरोध नहीं कर सकता किसी का, किसी को कहीं पर भी आ जा नहीं सकता। तो ऐसे ही बिना मौलिक अधिकार के किसी व्यक्ति की जिंदगी हो जाती है। ठीक है, अब मौलिक अधिकार को लिया कहाँ से गया है? वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यूएसए के संविधान से हमने मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट लिया है। मौलिक अधिकार को फ्रेंच की लैंग्वेज में यानी कि फ्रांस भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं। फ्रांस भाषा में इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, लेकिन इसका यूज सबसे पहले किसने किया था? ब्रिटेन में किया गया था। मैग्ना कार्टा वर्ड का यूज सबसे पहले ब्रिटेन में किया गया था। अब मौलिक अधिकार जरूरी है, लेकिन अनलिमिटेड अगर किसी को भी हम कोई अधिकार दे देंगे तो उसका मिसयूज कर सकते हैं वो। देखो, आप सपोज करो कि भारत और पाक का युद्ध चल रहा है। ठीक है, भारत पाकिस्तान के युद्ध में अब जो स्टूडेंट्स है वो कहने लग जाए या फिर वो विरोध प्रदर्शन कर दे कि भाई हमें रोजगार चाहिए, या फिर महंगाई को लेकर कोई धरना प्रदर्शन कर दे, तो ये तो अच्छा नहीं होगा ना। तो कुछ पावर्स दी गई है संविधान में राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इन मौलिक अधिकार को वो सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर सकता है, यानी कि खत्म नहीं कर सकता, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। किसमें? आपातकालीन परिस्थिति में। और अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार को खत्म कौन कर सकता है, तो वो पावर है संसद के पास। यानी कि संसद अगर चाहे तो मौलिक अधिकार को क्या कर सकती है? पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ भाई संसद ने सोच लिया कि मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं देनी है तो फिर मैं इसे खत्म कर दूंगी। तो इसका जो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है वो किसे दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या अधिकार है कि अगर संसद ने कोई कानून पास किया है तो सुप्रीम कोर्ट उसे पहले देखेगा कि कहीं ये मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो पास हो जाएगा, नहीं तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसे क्या कर देगा? कानून को नल एंड वॉइड कर देगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की, जिसमें चर्चा की गई है मौलिक अधिकार की। 12 में कहा गया है राज्य की परिभाषा। अब राज्य से मतलब है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, या फिर कोई वैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, वो सारी की सारी किस में आएंगी? राज्य में आएंगी। राज्य से यहाँ मतलब बिहार, उड़ीसा या यूपी से नहीं है। राज्य से मतलब है कोई भी अथॉरिटी जो कि देश में एग्जिस्ट करती है वो राज्य के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें, इसमें वो सारी विधियां, उनका अल्पीकरण करने की बात की गई है। अल्पीकरण का मतलब है खत्म करने की बात की गई है, जो भी फंडामेंटल राइट्स का क्या करती है? फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स को कम करने की बात करती है वो सारी की सारी विधियां क्या कर दी जाएंगी? उनका अल्पीकरण कर दिया जाएगा या फिर उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर राज्य ने कोई कानून बनाया और वो फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो उसे क्या कर देंगे? वो विधि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर देगा? खत्म कर देगा। आर्टिकल 14 से 18 तक हम देखेंगे समता का अधिकार। समता का अधिकार है कि सब के सब समान होंगे। ठीक है, देखो आर्टिकल 14 में जो बात की गई है वो कहा गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं दो दो कॉन्सेप्ट दिए हैं। एक है विधि के समक्ष समता, एक है विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हमारा लिया गया है ब्रिटेन से, और विधियों का समान संरक्षण की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हमारा लिया गया है यूएसए से। ठीक है, देखो विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है कि विधि के सामने सब समान होंगे,
चाहे आप चपरासी हो चाहे आप कलेक्टर हो, ठीक है। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए दोनों को क्या दी जाएगी, समान सजा दी जाएगी। और विधियों का समान संरक्षण का मतलब है कि समान के साथ समान व्यवहार होगा, ठीक है। समान के साथ समान व्यवहार होगा, समान के साथ समान। अब समान के साथ समान व्यवहार का क्या मतलब है, हमने माना कोई रिच आदमी है, ठीक है, कोई अमीर आदमी है, उसने किसी गरीब आदमी के ऊपर केस किया। अब जो अमीर आदमी है वो एक अच्छा सा वकील कर लेगा। अब गरीब आदमी की बात करें, उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो एक अच्छा वकील या फिर कोई वकील अफोर्ड कर पाए। अब जब वो कोर्ट में जाएंगे, अब अमीर आदमी के पास तो अपना वकील है, वो अपना रख सकता है अपना कोई भी व्यू उसके थ्रू वकील के। लेकिन गरीब आदमी के पास अगर वकील नहीं होगा तो ऐसे तो न्याय नहीं हो पाएगा। तो सरकार क्या करेगी, बेसिकली उन्हें सरकारी वकील प्रोवाइड करवाएगी। अब वो दोनों समान परिस्थितियों में होंगे, ठीक है। अमीर आदमी भी और गरीब आदमी भी दोनों समान परिस्थितियों में होंगे। अब उनके साथ जो न्याय की आगे प्रक्रिया है वो स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 15 बात करता है कि आप किसी के भी साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी के साथ भी भेदभाव करते हैं तो उसमें सजा का प्रावधान भी है, ठीक है। अब बात करेंगे कि कौन कौन नहीं कर सकता इसके साथ भेदभाव। ना तो राज्य, राज्य मैंने आपको अभी बताया, भाग 12 में हमें, सॉरी, आर्टिकल 12 में हमें बताया गया है राज्य की परिभाषा। और ना ही पब्लिक, यानी कि ना तो पब्लिक अथॉरिटी और ना ही राज्य की कोई भी अथॉरिटी धर्म के नाम पर, वंश के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन इसमें थोड़ा सा आरक्षण की भी प्रावधान किया गया है। वो किन के लिए है आरक्षण, इसमें क्या कहा गया है कि आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि जैसे हम बात करेंगे लिंग की, महिलाओं को हमारे संविधान में थोड़े कुछ ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। अब जैसे कोई भी हैवी इंडस्ट्री हो गई, उसमें महिलाओं को काम करने का मतलब काम के लिए छूट दी गई है थोड़ी सी पुरुषों की अपेक्षा। हम बात करेंगे वंश और जाति, वंश और जाति में जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें थोड़ा सा शैक्षणिक अधिकार दिया गया है, उसमें आरक्षण दिया गया है कॉलेज में, फीस वगैरह में, ठीक है। और जन्म स्थान की अगर हम बात करेंगे तो जैसे पूर्वोत्तर राज्य के हमारे जो व्यक्ति हो गए, उन्हें जब वो इधर की साइड आते हैं, जैसे किसी भी जॉब के लिए उन्हें अप्लाई करना है, हमने मान लिया सैनिक की भर्ती के लिए उन्हें अप्लाई करना है, तो उन्हें थोड़ी सी हाइट में छूट दी जाती है, क्योंकि जो उधर के नॉर्थ साइड, जो नॉर्थ ईस्ट साइड के जो आदमी होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से शॉर्ट हाइटेड होते हैं, तो उन्हें थोड़ी सी छूट प्रोवाइड की गई है। लेकिन वो क्या है, हमारा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि हम उससे किसी को आहत नहीं कर रहे, किसी को नीचा नहीं गिरा रही है। उससे हम क्या कर रहे हैं, जो जो जिनका विकास नहीं हो पा रहा है उन्हें हम अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में आपको अवसर की समता मिलेगी, ठीक है। यानी कि किसी भी सरकारी जो जॉब है आप उसके लिए अगर अप्लाई करते हो तो आप सभी को क्या दिया जाएगा, अवसर की समानता दी जाएगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसे हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसमें भी हो सकता है। जैसे आपको छूट दे दी जाए, जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गई, एससी एसटी हो गई, उनको थोड़ी सी फॉर्म की फीस में छूट दे दी जाए, उनकी थोड़ी सी हाइट में छूट दे दी जाए, या फिर उनको जॉब में छूट दे दी जाए कि आपकी पर्टिकुलर इतनी जॉब रहेंगी, महिलाओं को थोड़ी छूट दे दी जाए, तो ये सब क्या होगा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा। लेकिन आप उन्हें मना नहीं कर सकते कि आप इस पर्टिकुलर जाति से आते हो तो आपको ये फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, या फिर आप महिलाएं हैं। कुछ जॉब थी पहले जिनमें अलाउ नहीं किया गया था वुमेन्स को, लेकिन अभी काफी हद तक जो सारी जॉब्स है उसमें आई थिंक सबको अलाउ कर दिया गया है। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लेकिन हम नेगेटिव वे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। 17 की अगर हम बात करेंगे, इसमें है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी। अगर आपके साथ कोई भी अनटचेबिलिटी परफॉर्म करता है तो आप क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो। कोई भी आपको अस्पृश्यता के आधार पर क्या नहीं कर सकता, आपको अपने से दूर नहीं कर सकता, या फिर ये नहीं बोल सकता कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते, आप इस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते, आप इस स्विमिंग पूल में नहीं तैर सकते, आप यहाँ से पानी नहीं पी सकते। वो क्या माना जाएगा, अनटचेबिलिटी माना जाएगा, और इसके आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। अनटचेबिलिटी में थोड़ा सा एक क्या है
कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिससे दूसरा अफेक्ट हो सकता है, तो आपको उससे दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा इसमें अनटचेबिलिटी जो रूल है वो उसका हनन हो रहा है, ठीक है, वो मेरा अधिकार का हनन हो रहा है। उसमें आपको थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा उनसे, ठीक है। आर्टिकल 18 की हम बात करेंगे, उसमें कहा गया है उपाधियों का अंत, यानी कि आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते जैसे पहले के राजा महाराजा करते थे। वो अपने जो नाम है उनके सामने महाराजा धीराज या फिर सुल्तान या बादशाह। अब अंग्रेजों की बात करें, वो लॉर्ड रखते थे अपने सामने। आप ऐसी कोई भी उपाधि नहीं रख सकते हो। इसमें छूट दी गई है, एक तो शिक्षा में सम्मान, सिर्फ वो सम्मान हो सकता है ना कि उपाधि। और एक हमारे है पद्म पुरस्कार, ठीक है, जो पद्म पुरस्कार हमें मिलते हैं, भारत रत्न जो मिलता है, उसमें छूट दी गई है। इन्हें उपाधि ना मानकर इन्हें क्या माना गया है, इन्हें पुरस्कार माना गया है। इन्हें कहा गया है कि ये पुरस्कार है ना कि कोई उपाधि। लेकिन याद रखिएगा, आपको अगर कभी मतलब पद्म पुरस्कार अगर मिलता है, तो आप कभी भी उसे अपने सरनेम या फिर नाम के सामने यूज नहीं कर सकते। नहीं तो आपको क्या करने पड़ेंगे, वो जो आपको अवार्ड मिला है उसे लौटाना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी विदेश से पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकते, कब तक, जब तक कि आपको जो प्रेसिडेंट है भारत के वो अलाउ नहीं कर देते, ठीक है। प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना आप किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी पुरस्कार या फिर कोई भी उपाधि नहीं ले सकते। आर्टिकल 18 तक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से 22 तक। जो आर्टिकल 19 से 22 तक है उसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 तक हमने क्या पढ़ा था, समता का अधिकार। और आर्टिकल 19 से 22 तक हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। अब आर्टिकल 19 को देखते हैं। आर्टिकल 19 को क्या कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की बैकबोन कहा गया है, यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा गया है इसे संविधान की। इसमें क्या है, आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभा की स्वतंत्रता है, संगठन की है, संचरण की है, निवास करने की है और व्यवसाय की है। अभिव्यक्ति से मतलब है कि आप कुछ भी बोल सकते हो लिमिट में रहते हुए, ठीक है। आप किसी का विरोध कर सकते हो, आप अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर सकते हो, आप खुश हो सकते हो, रो सकते हो, इसमें सारी की सारी अभिव्यक्ति आप दर्ज करा सकते हो या फिर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हो किसी के सामने भी, आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे सभा की। तो सभा का मतलब है कि आप कोई भी संगठन बना सकते हो, सभा बना सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, हथियार रहित होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, हथियार रहित। ऐसा नहीं है कि आप हथियार लेकर पहुंच जाओ किसी भी संघ में या सम्मेलन में कि हाँ भाई हमें सभा करने की अनुमति है, तो आपको फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थर्ड अगर हम बात करेंगे, इसमें है आप संगठन बना सकते हो, संघ बना सकते हो, ठीक है। इसमें सहकारी समिति बना सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है सहकारी समिति। क्वेश्चन एग्जाम में इससे लगभग पूछे जाते हैं कि बताइए सहकारी समिति का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में है, तो आर्टिकल 19 में है। और इसे जोड़ा कब गया था, 97वें संविधान संशोधन, ठीक है, 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इसके बाद इसे जोड़ा गया था सहकारी समिति को, किसमें, 19 के सी में। अब अगर हम बात करेंगे संचरण, यानी कि आप देश के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें सिर्फ भारत के राज्य क्षेत्र की बात हो रही है, यानी कि भारत के अंदर आप किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे विदेश में घूमने की, तो वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या है, सिर्फ आप भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर घूम सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(e) की अगर हम बात करेंगे, तो आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। आप बिहार के हो, आप यूपी में आ सकते हो, आप तमिलनाडु में जा सकते हो, आप चेन्नई में जा सकते हो, आपको कोई भी प्रतिबंधित नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हम आर्टिकल 19(1)(f) की बात करेंगे, तो इसे हटा दिया गया है। ये संपत्ति का अधिकार था, इसे हटा दिया गया। अब ये किसमें है, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया है, यानी कि वो मौलिक अधिकार की जो सूची थी उनसे हटकर अब वो कानूनी अधिकार बन गया है। और वो किस आर्टिकल में है, 300A में। अब अगर हम आर्टिकल 19(1)(g) की बात करें, तो इसमें है आपको व्यवसाय की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, कोई भी अपना काम शुरू कर सकते हो, बशर्ते उसमें कोई योग्यता की जरूरत ना हो। जैसे कि आप, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है तो मैं तो डॉक्टर ही बनूंगा,
ठीक है। इसमें आपको कुछ न कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं सरकार के द्वारा, और सरकार क्या सकती है, कुछ व्यवसायों को अपने पास रख सकती है पूरी तरीके से या फिर आंशिक रूप से। जैसे कि परमाणु बम हो गया, ये परमाणु ऊर्जा जनरेट करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी आकर बोल दे कि हाँ भाई मुझे भी जो परमाणु ऊर्जा है उसका निर्माण करना है, वो सरकार के पास है तो सरकार ही करेगी। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 में क्या है, आपको दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। इसमें तीन प्रावधान है, कौन कौन से, कि आप जो है वो अपराध के समय का कानून ही मान्य होगा। आपने जिस टाइम पे जो अपराध किया है आपको उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। ये नहीं है कि 10 साल बाद कोई कानून बन रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। जैसे कि आज किसी ने थप्पड़ मारा किसी को, उस टाइम पे उसकी सजा हमने मान लिया कि 500 रुपए का जुर्माना है उस टाइम पे, तो आपको सिर्फ वो 500 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल बाद फिर 2 साल की सजा का अगर प्रावधान कर दिया तो आपको 2 साल की सजा दी जाएगी। क्योंकि कोर्ट क्या मानता है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो उसकी सजा को ध्यान में रखकर किया होगा कि हाँ भाई मुझे इतनी सजा मिलेगी और मैं इसे काटने के लिए तैयार हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बाद में कोई विधि बनाओगे और उसके अकॉर्डिंग उसे आज के अपराध के लिए सजा दी जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 20B की अगर हम बात करेंगे, इसमें क्या है, एक अपराध के लिए सिर्फ एक सजा होगी। यानी कि आपने किसी का मर्डर किया है, कुछ भी किया है, कोई भी अपराध किया है, तो उसके लिए सिर्फ आपको एक बार में सिर्फ एक सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी सजा काट ली फिर आप बाहर आए तो दोबारा से आपको जेल के अंदर डाल दिया कि अब दोबारा फिर सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपने एक अपराध, जैसे कि आपने दो के साथ घोटाला किया है, दो व्यक्तियों के साथ, तो आपके पास अलग अलग एफआईआर करेंगे आपके खिलाफ, तो फिर आपको अलग अलग सजा दी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि अपराध तो मेरा एक ही है, घोटाला तो मैंने एक ही किया है, तो वो दो एफआईआर होगी तो आपको दो सजा मिलेगी। लेकिन अगर आप एक बार सजा काट चुके हैं तो आपको दोबारा उसी अपराध के लिए सजा नहीं मिल सकती। ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, इसमें है कि खुद के विरुद्ध गवाही नहीं। यानी कि अगर कोर्ट या पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है तो गिरफ्तार करने के बाद जेल में आपको पता है क्या होता है, तो जेल में आपको जबरदस्ती उन्होंने कहलवा दिया कि आप खुद के खिलाफ गवाही दीजिए कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, तो ये जो गवाही है ये कोर्ट में मान्य नहीं होगी। इसमें क्या है, छूट दी गई है कि खुद के विरुद्ध गवाही को मान्य नहीं माना जाएगा। अगर आप पुलिस स्टेशन में, आपको अगर पुलिस ने पकड़ा है तो आप बोल दीजिए कि हाँ भाई मैंने किया है, फिर और कोर्ट में जाकर बोल दीजिए कि हाँ भाई इन्होंने मुझे जबरदस्ती जबरदस्ती मुझसे ये इस पर हस्ताक्षर लिए हैं, तो कोर्ट फिर आपकी बात सुनेगा। क्योंकि आपको कोई भी क्या नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता अपने खिलाफ गवाही देने के लिए। ये आर्टिकल 20 में मेंशन है पहले से। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने भाग 3 के कितने आर्टिकल्स को पढ़ा है, 14 से लेकर 20 आर्टिकल्स को हमने पढ़ा है। ठीक है। इसके बाद के जो आर्टिकल्स है वो आपको दूसरी वीडियो में प्रोवाइड होंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। धन्यवाद।